हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो हैं उनके लिए मैं लेके आया हूँ ये कॉलेज लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस का पेपर एग्ज़ाम 2020। पेपर पैटर्न आपको पता ही होता है कि कॉलेज लेक्चरर के अंदर दो जो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, वो होते हैं अपने सब्जेक्ट के। ठीक है, और ये 75 अंक के होते हैं, यानी टोटल दोनों पेपर मिलाकर के 150 नंबर के होते हैं। और प्रत्येक पेपर के अंदर 150 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से दोनों पेपर के अंदर 300 क्वेश्चन आते हैं और पूर्णांक होता है 150 का। ठीक है, और थर्ड जो पेपर होता है वो सभी सब्जेक्ट्स वालों का कॉमन होता है। वो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान का होता है, जो सब सब्जेक्ट वालों का कॉमन होता है। वो 50 नंबर का होता है और उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है। सेकंड पेपर पे मैंने वीडियो पहले अपलोड कर दिया है। ये फर्स्ट पेपर है और ये पेपर आपको पता है कि 3 घंटे का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये निर्देश जो है आप देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए क्या होता है, प्रश्न अंक का 1/3 भाग काटा जाता है। ठीक है, तो ये 150 प्रश्न है। इसके अंदर 150 प्रश्न पूरे जो है मैं नहीं इसमें बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट के अंदर आपके सामने लेकर आऊँगा। पहला पार्ट 75 अंक का 75 क्वेश्चनों का है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित विचारकों में कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? इसका सही उत्तर है कार्ल पापर। फिर है, निम्नांकित में कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है या करती है? उत्तर है थॉमस होब्स। फिर है, निम्नांकित में कौन अवसर की समानता को मेंढक दर्शन के रूप में दर्शाता है? उत्तर होगा R.H. टोनी। निम्नांकित में किसने यह तर्क दिया है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का सुसेन मोलर ओकिन। फिर है, नागरिक समाज के साचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है। माइकल वाल्जर अपने इस नजरिए को कहता है आलोचनात्मक साचर्यवाद। जैक्सोनियन डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्दावली निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित विचारकों में किसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं? उत्तर है जोसेफ शुम्पेटर। निम्नांकित विचारकों में कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है, जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतंत्रीकरण से है? उत्तर है पाउल टांच। निम्नांकित में कौन सा यूरो साम्यवाद का लक्षण नहीं है? उत्तर है यह श्रमिक संघों की आवश्यकता का विरोधी है। निम्नांकित में किसने विमर्शी लोकतंत्र डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा है? उत्तर है जोसेफ बिसेट। निम्नांकित में से द रिवोल्ट ऑफ द मासेज पुस्तक का लेखक कौन है? उत्तर है जोस आर्टेगा वाई गेसेट। निम्नांकित में कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेस्टनवादी एवं स्पेंसरवादी माना है? उत्तर है ब्रायन बेरी। ये कथन और कारण दे रखे हैं। ठीक है, कथन है A.C.B. मैकफरसन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। कारण, यह व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें कौन सा जो है कथन सही है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या है। निम्नांकित में किसने विचार प्रस्तुत किया है कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुजुर्वा के एक हिस्से और सर्वहारा एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोक लुभावन गठजोड़ था? उत्तर है कार्ल मार्क्स। फिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में घोषणा की थी कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? उत्तर होगा 14वीं। निम्नांकित में किसने थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है? उत्तर होगा लुइस ग्रेबियल डी बोनाल्ड। निम्नांकित
निम्नांकित विचारकों में से किसने चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है? उत्तर है एडमंड बर्क। निम्नांकित में संविधान के उद्देश्य कौन से हैं? तो इसमें आपको बताना है कि संविधान के उद्देश्य कौन से हैं। इसका उत्तर होगा ए, बी और सी, यानी राज्यों को मजबूती प्रदान करना, मूल्यों एवं लक्ष्यों को एकजुट करना, शासन को वैधता प्रदान करना, ये संविधान के उद्देश्य हैं। निम्नांकित विचारकों में किसने विचार व्यक्त किया है कि यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वे उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे? संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है। उत्तर होगा थॉमस पेन। फिर है अल्बर्ट वेन डायसी ने के ब्रिटिश संविधान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उत्तर है 3 नंबर का ए, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और ये कानून ही है जो सभी को नियंत्रित करता है। और दूसरा, संसद की संप्रभुता और सामान्य कानून की सर्वोच्चता ब्रिटिश संविधान के 2 आधार थे और इन सिद्धांतों पर आधारित समाज ने राजनीतिक स्वतंत्रता को संरक्षित करना और लोकतंत्र के सामंजस्यपूर्ण कामकाज को सुनिश्चित करना संभव बना दिया। फिर है पिनाक एवं स्मिथ के अनुसार निम्नांकित में से कौन से संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं? उत्तर होगा 4 नंबर का ए, बी, सी और डी, यानी संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक, संविधान विकास का निदेशक, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन, ये संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं। निम्नांकित में किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र के विचार को प्रस्तुत किया है? उत्तर है गुलेर्मो ओडोनेल। जोसेफ एलियोस शुम्पेटर से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? उत्तर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी पहला भी सही है। ठीक है, जोसेफ एलियास शुम्पेटर राजनीतिक व्यवहार और बाजार व्यवहार के बीच सादृश्यता स्थापित करता है, जहां नेता लोगों के मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मत का वही महत्व है जो बाजार में धन का है। दूसरा, वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निष्क्रिय मतदाताओं के बीच विभाजन को मजबूत, कुशल सरकार और स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कथन और कारण हैं, आप देख सकते हैं। कथन जो है, पहला कथन है ए, फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार अपने प्रतिद्वंदियों साम्यवाद व फांसीवाद की तुलना में उदार लोकतंत्र की ताकत स्पष्ट है, क्योंकि इसने आम लोगों की उचित पहचान के लिए एक बेहतर तंत्र बनाया है। कारण, लोकतंत्र आज अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थशास्त्र के लिए उतना आवश्यक हो गया है जितना कि वह राजनीति के लिए है। और इसका तात्पर्य यह है कि विकास, आर्थिक समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के मुद्दे की गारंटी किसी भी सरकार को देनी होगी। तो इसका सही जो है वह 3 नंबर का ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नांकित में किसने स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बैंडिट, स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया है? उत्तर होगा मनकर ओल्सन। निम्नांकित विचारकों में किसने सत्तावादी शासन को परिभाषित करने के लिए सुल्तानवाद शब्द गढ़ा है? उत्तर है मैक्स वेबर। निम्नांकित में किसने टोटेलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? उत्तर है इसका 1 नंबर जुआन जोस लिंज। फिर है निम्नांकित में किन देशों में एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है? उत्तर है 1 नंबर का ए, बी और सी, यानी स्वीडन में भी है, नॉर्वे में भी है और फिनलैंड के अंदर भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। फिर निम्नांकित में किसने संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का डेनियल अल्जार। निम्नांकित में से कौन सा देश सरकार की संसदीय प्रणाली का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का रूस। फिर है निम्नांकित में किस विद्वान ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है? इसका उत्तर होगा 3 नंबर का जुआन जोस लिंज। फिर निम्नांकित में से किस विचारक ने तर्क दिया है कि शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी? कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकता है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर का हेराल्ड जे लोस्की। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के 38वें राष्ट्रपति जेरल्ड रुडॉल्फ फोर्ड से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर है आपके सामने 1 नंबर का है
केवल एक सही है, यानी जेराफ रुडॉल्फ फोर्ड संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति है, ये इसके बारे में सही है। निम्नांकित में किस विचारक ने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है? उत्तर होगा सिमोन बोलीवर। फिर संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को लिजफर्ट द्वारा निर्दिष्ट किया गया है? उत्तर होगा अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण। विधायिका से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही जो उत्तर है वो 3 नंबर का ए और 2 दोनों सही है, यानी विधायिका बहस के लिए मंच है और वे जिस विविध दृष्टिकोण को अपनाती है उस पर विचार किया जाता है। उनके आंतरिक कामकाज को बाहरीकर्ताओं की निगरानी का विषय माना जाता है। दोनों विधायिका से संबंधित कथन सही है। वर्ग निम्नांकित देशों में से किसकी व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार है? इसका उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। फिर निम्नांकित में से किस विचारक ने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया एवं इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी का? उत्तर होगा इसका 1 नंबर का अलेक्जेंडर बिकल। फिर निम्नांकित विद्वानों में से किसने अपना यह दृष्टिकोण दिया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करता है? इसका उत्तर है रॉबर्ट डहल। न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिवर्तिक प्रतिमान निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित विद्वानों में से किसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में राय दी है कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है? उत्तर होगा रॉबर्ट मैकेंजी। फिर मॉरिस डवर्जर ने राजनीतिक दल के लिए निम्नांकित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया है? इसका उत्तर होगा 1 नंबर का समुदाय। निम्नांकित में से किस विद्वान ने अधिकतर राजनीतिक दलों को कैच ऑल पार्टीज कहा है? इसका उत्तर है ओटो किर्चिमर। अगला है निम्नांकित में से द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पुस्तक का लेखक कौन है? इसका उत्तर है मेनकर ओलसेन। फिर निम्नांकित में कौन सा दबाव समूह का लक्षण नहीं है? उत्तर है 1 नंबर का अनिश्चित स्वहित, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। जीन ब्लोंडेल के अनुसार निम्नांकित में से कौन से संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं? इसका उत्तर है 1 नंबर का ए, बी और सी, यानी उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध और अनौपचारिक संगठन, ये तीनों ही जो हैं संसर्गात्मक दबाव समूह के लक्षण हैं। द नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपुल हित समूह निम्न में से किस देश का है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का संयुक्त राज्य अमेरिका। निम्नांकित में से किस अधिनियम का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 में नहीं है? उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1919, इसका नहीं है, बाकी तीनों का है। निम्नांकित में किसने बेनेगल नरसिम्हा राव को भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? इसका उत्तर है भारत के गवर्नर जनरल ने। फिर है लाभ का पद शब्दावली का उल्लेख भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नांकित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर होगा अनुच्छेद 18। निम्नांकित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड 2 में युक्तियुक्त निर्बंधन शब्द अंतः स्थापित किए गए थे? उत्तर होगा पहला संविधान संशोधन। फिर है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसका उत्तर है 1 नंबर का देश के शासन में मूलभूत। निम्नांकित में कौन सा शब्द भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के खंड 6 में उल्लेखित नहीं है? इसका उत्तर है 4 नंबर का पशु। ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है कहलाता है? उत्तर है संघ राज्य क्षेत्र। फिर है राज्य का विधानमंडल निम्नांकित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकता है? इसका उत्तर है 2 नंबर का अनुच्छेद 267 खंड 2। फिर भारत के संविधान के अनुच्छेद 276 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल निम्नांकित में से किस पर कर से संबंधित विधि बना सकते हैं? उत्तर है 4 नंबर का, यानी ए, बी और सी, यानी वृत्तियों पर, व्यापारों पर और नियोजनों पर, तीनों पर जो है विधि बना सकते हैं। फिर पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? उत्तर है 2 नंबर का 243 ही है। फिर है भारत के संविधान के उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसका उत्तर होगा 2 नंबर का ए,
फर्स्ट असत्य है किंतु सेकंड सही है, यानी पहला जो कथन है गलत है, दूसरा कथन है ये सही है कि संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए ये जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष विकास योजना निम्नांकित में से किसको भेजता है? उत्तर होगा इसका राज्य सरकार को। फिर है राष्ट्रपति का अभिभाषण समाप्त होने के पश्चात अभिभाषण की अधिप्रमाणित प्रतियां लोकसभा के पटल पर निम्नांकित में से कौन रखता है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा का महासचिव। फिर है निम्नांकित में कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का केवल सी और डी, यानी HD देवगौड़ा और PV नरसिम्हा राव ये प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते समय संसद के सदस्य नहीं थे। ठीक है। निम्नांकित में से कौन राष्ट्रीय रक्षा निधि की कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं? उत्तर होगा 1 नंबर का A, B और C, यानी रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और गृह मंत्री ये राष्ट्रीय रक्षा निधि की कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्र भारत में पहले निर्विभाग केंद्रीय कैबिनेट मंत्री थे बिना विभाग के? उत्तर होगा 1 नंबर का N गोपाल स्वामी आयंगर। फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष के चयन की तिथि निम्नांकित में से कौन नियत करता है? उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। फिर है किस वर्ष से भारत के निर्वाचन आयोग ने राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए एक हल्फनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य बनाया? इस हल्फनामे में आपराधिक अभियोजन विवरण, संपत्ति का विवरण एवं शैक्षणिक योग्यता का दिया जाना आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर का 2002 से। भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति हेतु आवश्यक है। इसका उत्तर है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति। फिर निम्नांकित में से कौन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर है जस्टिस एन राजगोपाल आयंगर। बाकी तीनों रहे हैं, ये नहीं रहे हैं। फिर है निम्नांकित में किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है? उत्तर है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नांकित में से किस दिनांक को IC गोलकनाथ एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 1967 वाद में अपना निर्णय दिया था? उत्तर है इसका 1 नंबर का 27 फरवरी 1967। फिर है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 वाद में दिए गए निर्णय से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जो उत्तर है वो है 1 नंबर का केवल 1 सही है। ठीक है। SR बम्बई बनाम भारत संघ वाद से संबंधित पहला कथन ये सही है कि अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त अधिकार एक सशर्त शक्ति है, ये आत्यंतिक शक्ति नहीं है। फिर है उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के पश्चात नियुक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है 4 नंबर का A, B, C और D, यानी किसी विश्वविद्यालय का कुलपति भी बनाया जा सकता है, राजदूत भी बनाया जा सकता है, राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, सरकार द्वारा गठित समिति का अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। फिर निम्नांकित में राजस्थान के निम्नांकित में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे हैं? इसका उत्तर होगा 2 नंबर का डॉक्टर संपूर्णानंद। राजस्थान के निम्नांकित कार्यवाहक राज्यपालों के कार्यकाल को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका उत्तर जो है वो 1 नंबर का है A, B, C और D। ठीक है। सबसे पहले जस्टिस जगत नारायण जो थे वो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल थे, फिर जस्टिस वेदपाल, फिर जस्टिस KD शर्मा, फिर जस्टिस PK बनर्जी। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नांकित में कौन एक मंत्री के भार साधन में एक या अधिक विभाग समानुदेशित करके मंत्रियों में राजस्थान सरकार के कार्य का आवंटन करता है? उत्तर होगा 1 नंबर का राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से। और लास्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्नांकित में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो 2 नंबर का है केवल A, B और C, यानी मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये किस में आते हैं? ये मंत्री की परिभाषा में आते हैं। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन मैं आपके लिए लास्ट वाले जो है इसके लिए अलग वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है कॉलेज लेक्चरर वाले में आपके लिए और लेकर के आ सकूँ, आपको इसके अंदर जो है तैयारी करने के अंदर मदद मिलेगी इससे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।